ने ताली बजाकर एक सेवक को बुलाया और उससे कहा कि यदि भोजन तैयार हो तो फौरन दस्तरख्वान पर लगा। दो सेवक ने निवेदन किया, स्वामी चलिए, दस्तरख्वान पर भोजन लगा दिया गया है। व्यापारी ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ भोजन कराया। भोजन के बाद व्यापारी ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला, क्या दिन में आप यहां नहीं होंगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं सुबह जल्दी ही चला जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। चोर ने विदा ली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से राजकुमारी का शव निकाला। फिर जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वो फर्श पर गिर पड़ा और मनुष्य से एक काला सर बन गया। फिर उसने राजकुमारी की पिंडलियों पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर विष चूसने लगा। मुंह में जो विष आता उसे एक पात्र में थूक देता। इसी तरह विष चूसते चूसते जब रक्त निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वो फिर अपनी असली आकृति में आ गया। उधर राजकुमारी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे गले में कांटे चुभ रहे हैं, जल्दी से जल पिला दो। उसने सुराही में से जल गिलास में डालकर राजकुमारी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ फल उठाकर उसे खिलाया। फल खाने के बाद राजकुमारी के शरीर में कुछ शक्ति आई तो उसने कहा, मैं इस समय कहाँ हूं और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं विंध्यनगर का रहने वाला हूं, पर इस समय उज्जैनी नगर में हूं। राजकुमारी ने कुछ सोचते हुए कहा, आंख खुलने से पहले मैं एक स्वप्न देख रही थी, बहुत ही भयानक स्वप्न, परंतु जो कुछ स्वप्न के अंत में देख रही थी, आंख खुलने के बाद भी वही दिख रहा है। ये क्या रहस्य है? वीरेंद्र बोला, स्वप्न में क्या देखा था? राजकुमारी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूं और मुझे नदी किनारे शाही श्मशान में दफना दिया गया है। फिर अचानक समाधि खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर डाल दिया और उसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और काला सर बनकर विष चूसने लगे। वीरेंद्र हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा कि ये अपने होशोवास में तो नहीं थी। फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? वो भी इसी परेशानी में था कि राजकुमारी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूं या कहीं और हूं? वीरेंद्र ने कहा, तुमने जो कुछ स्वप्न में देखा वो सब सत्य है। तुम अपने महल में सो रही थी कि एक सर्प ने तुम्हें डस लिया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हें दफना दिया था। पर मुझे ये बात मालूम थी कि सर्प जिसे डस लेता है वो 3 दिन तक जीवित रहता है, इसलिए मैं समाधि खोदकर तुम्हें यहां ले आया। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? वीरेंद्र बोला, मैं विंध्यनगर का चोर हूं। एक बार तुम्हारे महल में रत्न चुराने गया था, उस समय तुम्हारी सूरत देखी थी। राजकुमारी ने कहा, तुम सर्प कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? वीरेंद्र बोला, मैं जादूगर तो नहीं हूं, पर मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे पिता ने मरते समय दिया था। उसकी हवा से मैं सर्प बन जाता हूं और मिट्टी चाटकर दोबारा अपनी असली आकृति में आ जाता हूं। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। वीरेंद्र ने कहा, क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, ये मैं सोच रही हूं कि सर्प के डसने के बाद मेरी विचरण करती आत्मा जो कुछ देख रही थी वो मुझे स्वप्न की आकृति में नजर आ रहा था। वीरेंद्र बोला, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। अब इस विचार को मन से निकाल दो और सो जाओ। राजकुमारी ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, वो मेरी जुदाई के दुख से बेहाल हो रहे होंगे। वीरेंद्र कहने लगा, अब उन्हें भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूं, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमारी ने कहा,
मैं राजकुमारी होकर एक सामान्य चोर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वीरेंद्र बोला, पर अब तो रहना पड़ेगा, और अब तो वैसे भी तुम राजकुमारी नहीं हो। फिर उसने कहा, इस विचार को तुम मन से निकाल दो। यदि तुमने भागने की कोशिश की या किसी की सहायता ली तो याद रखो कि मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। राजकुमारी ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि मेज पर रखे हुए मयूर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। साथ ही विभिन्न वाद्यों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मयूर के पंखों में विभिन्न रंगों के मोती लगे हुए थे। इन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। राजकुमारी और वीरेंद्र दोनों मयूर का नृत्य बड़ी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक मोती फर्श पर गिर पड़ा और उसी समय मयूर ने नाचना बंद कर दिया। वीरेंद्र उठकर चाहता था कि मोती को हाथ में लेकर देखे कि वो असली है या नकली, पर राजकुमारी ने ये कहकर रोक दिया कि पराई वस्तु है, इसे हाथ न लगाना। वीरेंद्र बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। राजकुमारी ने कहा, कुछ भी हो, इसे हाथ न लगाओ। वीरेंद्र ने उसके कहने से मोती को पड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद राजकुमारी सो गई, पर वीरेंद्र जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा कि सर्प बनकर देखना चाहिए कि व्यापारी की हवेली में कैसा कैसा सामान है और उसमें कौन कौन रहता है। ये सोचकर उसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा देकर सर्प बन गया और रेंगता हुआ कमरे से निकल गया। उस हवेली के 20 से 25 कमरे थे और हर कमरा कीमती और अनमोल वस्तुओं से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया। ये कमरा नीचे के 20 से 25 कमरों से बिल्कुल भिन्न था। उसमें सजावट की एक वस्तु भी न थी। हर ओर मृतकों की खोपड़ी और हड्डियां नजर आ रही थी। सामने दीवार पर एक दर्पण लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर दीपक प्रकाशित था। व्यापारी लंबा कोट पहने हुए दीपक की चिमनी उठा रहा था। उसने जैसे ही चिमनी उठाई, दीपक में से धुआं निकलने लगा और दर्पण में वो लाल मोती जो मयूर की पूंछ से निकलकर गिरा था, साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। व्यापारी ने मोती को देखकर चिमनी को दीपक पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। वीरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो समझ गया कि ये व्यक्ति व्यापारी नहीं बल्कि मायावी है और उस लाल मोती में अवश्य कोई रहस्य है। फिर वो सोचने लगा कि ये अच्छा ही हुआ जो मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। ये सोचकर वो रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाटकर अपनी असली आकृति में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद करके राजकुमारी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजकुमारी भी जाग रही थी। उसने राजकुमारी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हमें यहां से निकलना चाहिए, अन्यथा ये मायावी हमें नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो स्वयं भी यहां नहीं रहना चाहती। हमें फौरन विंध्यनगर वापस जाना चाहिए। वीरेंद्र ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि मायावी आ पहुंचा और राजकुमारी को देखकर वीरेंद्र से कहने लगा, ये कौन है और यहां कब आई? उसने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है और डाकुओं के डर से मैं इसे संदूक में लिटा कर लाया था। मायावी चुप हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मयूर के पंख में लगा दिया। राजकुमारी बोली, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। मायावी ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने अतिथि को 3 दिन के बाद विदा करता हूं। यदि तबीयत घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना। वहां बहुत ही अद्भुत वस्तुएं हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर मायावी चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया और उसमें खीर, सेब का मुरब्बा, आटे के पराठे, शाही टुकड़े और शहद था। राजकुमारी कहने लगी, इनमें से कोई वस्तु ऐसी न हो जिस पर जादू का असर हो। वीरेंद्र बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं, पर अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि भूखे रहना ही बेहतर है और बाग की सैर करने के बहाने यहां से भाग जाएंगे। वीरेंद्र ने उस सुझाव को पसंद किया और सारा नाश्ता खाली संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी।
फिर मायावी आया और दोनों को अपने साथ बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों यहां की सैर करो,